गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपके एमबीए थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के पांचों यूनिट का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। क्वालिटी को मैनेज करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार बदलाव किए जाते हैं, किस प्रकार मेथड्स, प्रोग्राम, टेक्निक्स, प्रोसेस को चेंज करके उस ऑर्गेनाइजेशन को अप टू द मार्क किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। यही सारे टॉपिक्स आप इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को हिंदी में बोलते हैं प्रभावशील। कोई भी कार्य प्रभावशील होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो किसी संस्था के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से निर्धारित ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से आपको अचीव करना है ताकि आप जो दिए हुए रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हीं में आप क्या कर सके, बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। किसी भी दूसरे लोगों को या एम्प्लॉयज को ज्यादा स्ट्रेन या ज्यादा दबाव दिए बिना आपको क्या करना है, काम को परफेक्ट तरीके से करना है। यही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है ह्यूमन साइड पर, मानवीयता पर ज्यादा फोकस करता है। वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, है ना, बजाय कि टेक्नोलॉजिकल साइड किसी संस्था की। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को कारक हैं। पहला, कॉजल वेरिएबल्स। कॉजल का मतलब ही होता है कारण और प्रभाव, है ना। कॉजल वेरिएबल्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने पॉलिसी, अपने डिसीजंस, अपने लीडरशिप स्टाइल कैसा होना चाहिए, स्किल्स और बिहेवियर के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है। ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्टेट कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कैसी है ना, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कितने लॉयल हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो मोटिवेटेड है या नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होंगे। देन होगा आपका एंड रिजल्ट वेरिएबल्स। ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, है ना। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपके इंडिपेंडेंट ने कॉजल वेरिएबल्स में अगर कुछ चेंज किया जाए, यानी कि अगर आपकी स्किल्स में अगर कुछ चेंज किया जाए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एंड रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। जैसे आपने किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करा, है ना, तो उस मोटिवेशन की वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, है ना। तो ये उसका क्या हो गया, एंड रिजल्ट वेरिएबल। कॉजल, इंटरवेनिंग एंड एंड रिजल्ट वेरिएबल, ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को बताते हैं। ठीक है। किस किस प्रकार का जो चेंज है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में किया जाता है। तो सबसे पहले मिशन एंड स्ट्रेटेजी। लंबे समय में आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना पसंद करेंगे, कहाँ तक वो जा सकता है, आपने जो स्ट्रेटेजीज बनाई हैं वो फिजिबल है या नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे स्ट्रेटेजीज बना ले जिसको भविष्य में लाना ही मुश्किल है। ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है, टॉलर है, शॉर्टर है, कितने लोगों के पास में कंट्रोल है, सेंट्रलाइज्ड है सिचुएशन या डिसेंट्रलाइज्ड है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप चेंज करके भी आप डेवलपमेंट ला सकते हैं। देन है आपका पीपल। कितने लोगों को आप हायर कर रहे हैं, कितना लोगों का टर्नओवर है। ऐसा है कि अगर आप बहुत सारे लोगों को रख रहे हैं लेकिन वो जल्दी आपका ऑर्गेनाइजेशन क्विट कर रहे हैं तो ऐसी जगह ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। कम हायरिंग और लंबे समय तक किसी एम्प्लॉय का, किसी लोगों का टिक कर रहना भी इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी पोजीशन में दिखाता है। ठीक है। देन उसका वर्क कल्चर कैसा है ना, कैसे नॉर्म्स है ना, प्रिंसिपल्स कैसे हैं, है ना, वर्किंग हैबिट्स क्या है, ये एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं है वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में काम करके। ठीक है। देन है आपका नॉलेज। जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं वो अप टू डेट है कि नहीं, अपग्रेडेशन उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वही घिसी पिटी टेक्नोलॉजी को लेकर, या वही घिसा पिटा काम को वो लगातार लगातार करते जा रहे हैं और वो बोर हो रहे हैं, है ना। कोई इनोवेशन है कि नहीं उनके काम में, जॉब इनरिचमेंट है कि नहीं उनके काम में। ये सारी चीजें भी आप उसमें बदलाव करके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। देन है पॉलिसीज एंड लीगल एग्रीमेंट्स। लीगल एग्रीमेंट्स, पॉलिसीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, वो एम्प्लॉयज के फेवर में है या नहीं है, एम्प्लॉय कितना खुश है उन पॉलिसीज को लेकर के। अगर बेहतर पॉलिसीज बनेगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है। देन है प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप।
प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे हो रही है, प्रोडक्ट कैसे हैं, अगर प्रोडक्ट चेंज चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं तो उनमें आपको बदलाव करना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनको जब मार्केटिंग आप उनकी कर रहे हो तो वो किस प्रकार से कर रहे हैं, कस्टमर से आपके संबंध कैसे हैं, कस्टमर ऐसा तो नहीं स्विच कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, अगर आप स्विच कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या बदलाव करना चाहिए कि कस्टमर आपके पास रहे, है ना, ये सारे चेंजेस आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कर सकते हैं। देन आपका प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस से आप प्रोडक्शन या टास्क या किसी भी टास्क को आप कंप्लीट करने के लिए आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अगर कोई चेंज की जरूरत है ना, अगर कोई लंबा प्रोसेस है उसको शॉर्ट करके टाइम को भी बचाया जा सकता है और लेबर को भी बचाया जा सकता है, तो बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस प्रोसेस में चेंज करके आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, नया टॉपिक है आपका चेंज मैनेजमेंट। क्या होता है चेंज मैनेजमेंट? Change management is an approach to shifting or transition individuals, teams and organization from current state to a desired future state। आप ये सोचते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन आज किस लेवल पे है, कैसे लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कैसी टीम है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन है, और आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह देखना चाहते हैं, है ना, किस प्रकार के वहाँ के एम्प्लॉय हो, क्या पॉलिसीज चल रही है, टीम मेंबर किस प्रकार काम कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट बदलाव लाना है किसमें, करंट स्टेट से लेकर के डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट में। ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस टूल्स और टेक्निक है जो लोगों को चेंज करके और उनको डिजायर्ड बिजनेस के आउटकम के हिसाब से उनको ढाल सके, है ना, जैसे अगर सेमी स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड लेबर है तो स्किल सेमी स्किल्ड लेबर को स्किल लेबर बना करके आप अपना काम को परफेक्ट तरीके से करा सकते हैं। यही क्या है चेंज मैनेजमेंट। आप क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, लोगों में बदलाव कर रहे हैं, प्रोसेस में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, टास्क में बदलाव कर रहे हैं, ताकि क्या है कि जो आपको चाहिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको आप क्या कर सकें, पूरी कर सकें। अब चेंज प्रोसेस का एक मॉडल जो है वो लेविन ने दिया है कि किस प्रकार आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव कर सकते हैं, है ना। तो 3 स्टेजेस लेविन ने बताई है आपकी चेंज प्रोसेस की। ठीक है, तो चेंज प्रोसेस कर्ट लेविन ने प्रपोज किया था। सबसे पहले मैं उसका नाम पूरा बता देती हूँ। कर्ट लेविन, KURTLEWIN, कर्ट लेविन ने जो है वो प्रोसेस बताई थी चेंज की। इसमें उसने 3 स्टेजेस के बारे में उसने डिफाइन किया है, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, चेंज एंड रीफ्रीज, है ना। पहले जो सिचुएशन है उसको अनफ्रीज करना, उसको डाइल्यूट करना, फिर उसमें मॉडिफिकेशन लाना चेंज वाले पॉइंट में, और देन उसको वापस से रीफ्रीज करना। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अनफ्रीज क्या होता है। डिटरमाइंस व्हाट नीड टू चेंज, क्या बदलाव करना है। इंश्योर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बदलाव करने के पीछे एक कारण होना चाहिए। क्रिएट द नीड फॉर चेंज, अगर लग रहा है कि इस बदलाव से फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को तो उसकी नीड को जनरेट करें। ठीक है, मैनेज एंड अंडरस्टैंड दी डाउट्स एंड कंसर्न, अगर कुछ लोगों में अगर डाउट है या कोई दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है कि हाँ हमको यहाँ पर बदलाव की जरूरत है, तभी आप उन सिचुएशन को क्या कर सकेंगे, मोल्ड करने के लेवल पर ला सकेंगे। ठीक है, देन आपका सेकंड जो स्टेज आता है वो होता है चेंज। आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, है ना, लोगों के सुझाव लेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे कि ये जो हम बदलाव करना चाह रहे हैं ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप उसमें एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बताने शुरू करेंगे कि हम इन पॉलिसीज में चेंज कर रहे हैं, हम इन स्टेप्स में चेंज कर रहे हैं, हम इन टेक्निक्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को उस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको आपके एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो उस प्रोसेस को अडाप्ट करें, है ना, उस चेंज को अडाप्ट करने के लिए उनको समय लगेगा। अचानक से कोई भी एम्प्लॉय जो है वो एकदम से किसी सिचुएशन को अडाप्ट नहीं कर लेता। जैसे अचानक से एचआर की पॉलिसीज चेंज हो गई, है ना, आगे इंक्रीमेंट के लिए, तो उस चेंज को एकदम से कोई एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको उस चीज के लिए मोल्ड करना पहले बहुत जरूरी है। फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोसेस को कि अब हाँ आपको इस तरह से काम करना है। देन उस सिचुएशन को आप क्या करेंगे, आगे रीफ्रीज कर देंगे, उस सिचुएशन को आप क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। आप उन चेंजेस को नॉर्म्स में लेके आ जाएंगे, रेगुलेशंस में लेके आ जाएंगे कि आपको अब इसी प्रकार काम करना है या यही प्रोसेस अब आगे लागू होगी, है ना। किस प्रकार से आप जो है सपोर्ट और ट्रेनिंग देंगे उस प्रॉब्लम को या उस चेंज को अचीव करने के लिए। ठीक है, और आप उस सक्सेस को
अचीव कर लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे जो सिचुएशन आप चाहते हैं पहले से, है ना। तो 3 स्टेज रहेगी। अनफ्रीज यानी कि जो पुरानी सिचुएशन है उसको मोल्ड कर देना, देन चेंज लाना, उसमें मॉडिफिकेशन लाना, उसको चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना, और देन आप उस जो जो नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी उस सिचुएशन को आपको करना पड़ेगा रीफ्रीज। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं और वो टेक्निक अब आपको लग रहा है कि पुरानी हो गई, तो पहले क्या करेंगे, आप उसको अनफ्रीज करेंगे, उसको रोकेंगे उस प्रोसेस को, है ना। फिर उसमें चेंज लेके आएंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि कम समय में जल्दी काम हो जाए। देन उस प्रोसेस को, जो आपने शॉर्टर प्रोसेस बनाया है, उसको क्या करेंगे, उसी को लागू कर देंगे। हाँ, अब ये जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा लेवेंस चेंज मॉडल, 3 स्टेज चेंज प्रोसेस। एक चेंज मॉडल जो दिया है, चेंज मैनेजमेंट दिया है गाल्पिन ने, ठीक है। गाल्पिन का जो चेंज मॉडल है वो 9 चक्रों से मिलकर बना है, ठीक है। व्हील जो है, जो चक्र है, जो व्हील है वो 9 वेजेस का बना हुआ है। तो इसमें 9 स्टेजेस हैं किसी भी चेंज को लाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला, स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर चेंज। सबसे पहले आप क्या जरूरत है, क्यों आपको चेंज करना है, वो आप डिसाइड करेंगे, सपोर्टिंग फैक्ट्स लेके आएंगे, डिफाइन करेंगे कि इस नीड से आगे क्या होगा, क्या चेंज आने से क्या फायदा होने वाला है ना। आप क्या करेंगे, नीड को जनरेट करेंगे कि क्यों चेंज लेके आना। देन डेवलपिंग, सेकंड स्टेज रहेगा डेवलपिंग एंड डिसेमिनेटिंग अ विजन ऑफ चेंज। आप क्या करेंगे, आप डेवलप करेंगे कि करंट सिचुएशन में आपके पास में क्लियर विजन होगा कि आप किस प्रकार से अलाउ करेंगे दूसरे मेंबर्स को कि वो आगे क्या अचीव करने वाले हैं, है ना। उन सिचुएशन में आप लोगों को दिखाएंगे कि अगर हम चेंज लेकर के आते हैं तो आप इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। विजन दिखाया जाएगा आपको, आपको जो है फ्यूचर दिखाया जाएगा इस सिचुएशन में, इस स्टेज में, कि आप अगर चेंज लेकर के आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है। देन स्टेज 3, डायग्नोजिंग एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन। स्टेज 3 में आप क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है ना। क्या प्रोग्राम्स यूज किए जा रहे हैं, क्या टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर काम करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। देन स्टेज 4 में आप जनरेटिंग चेंज प्रोसेस रिकमेंडेशन। आप क्या करेंगे, आप आइडियाज रेज करेंगे कि किस प्रकार से आप उस प्रोसेस को चेंज करें, है ना। आप किस प्रकार से फॉल्ट्स को, डिफॉल्ट्स को या रुकावटों को कम कर सके, एलिमिनेट कर सके, ठीक है। आप क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस को जनरेट करेंगे। देन उन रिकमेंडेशन को स्टेज 5 में आप डिटेल करेंगे, एक एक रिकमेंडेशन को आप क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, किस उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, उसके माइनस पॉइंट्स क्या है, अगर आपने उस रिकमेंडेशन को यूज किया तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग होगी, क्या अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उसका कॉस्ट कैसा पड़ेगा, अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितने टाइम में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। देन है आपका पायलट टेस्टिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेज 6 में पायलट टेस्टिंग, पहले थोड़े से लोगों पर या छोटे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे कि छोटे स्तर पर आप उसको टेस्ट करके देखेंगे कि अगर हम इसमें बदलाव लेकर के आते हैं तो क्या ये फ्रूटफुल होगा, क्या ये वर्ल्ड वाइड चेंज कर पाएंगे हम इसको। मतलब अगर आपने छोटे सेक्टर में आपने चेंज करके देखा और आप देखेंगे कि क्या इस चेंज को करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, ठीक है। देन 7 स्टेज में प्रिपेयरिंग रिकमेंडेशन फॉर रोल आउट। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप फीडबैक लेना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस स्टेज है, पायलट टेस्टिंग के बाद आप क्या करेंगे, उन इम्प्लॉय से, उन लोगों से जिन पर पायलट टेस्ट किया गया है, उनसे फीडबैक या रिकमेंडेशन आप लेंगे कि क्या उनको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है ये चेंज लाने के बाद में, ठीक है। देन 8वें पॉइंट में आप क्या करेंगे, रोलिंग आउट चेंजेस। जब आपको लग जाएगा कि हाँ ये बदलाव से फायदा हुआ है, ये प्लस पॉइंट से ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस चेंज को रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, उसको लागू करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे आप प्रोसेस बाय प्रोसेस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उस चेंज को अप्लाई करना शुरू करेंगे। देन लास्ट स्टेज में होगा आपका मेजरिंग, री इन्फोर्सिंग एंड रिफाइनिंग चेंजेस, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप मेजरमेंट करेंगे, आप रिफाइनमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि जो फीडबैक आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या जो चेंज आप लेकर के आए हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि
नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गालपिन मॉडल है। गालपिन ने आपको जो ये मॉडल दिया था, ये आपको दिया था उन्होंने 1996 में। ठीक है, 1996 में गालपिन ने ये मॉडल दिया था और ये बताया था कि किस प्रकार से जो चेंज है वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड वाइड ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट को बोलते हैं वातावरण। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा वातावरण होना चाहिए। ठीक है, वहां पर काम करने वाले लोग, वहां के जो मेंबर्स है, वो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, किस प्रकार का वातावरण चाहते हैं काम करने के लिए। ठीक है, organization climate is relatively enduring quality of internal environment that is experienced by its members। ठीक है, क्या क्वालिटी है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, क्या उनको सुविधाएं दी जा रही है। ठीक है, या किस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे कैरेक्टरिस्टिक है जो जो काम करने वाले लोगों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं होगा तो वहां के जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में। सबसे पहले जनरल परसेप्शन। जनरल परसेप्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि लोगों के दिमाग में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच है ना। यह ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, या कंफर्टेबल है, या आपको ग्रोथ देता है या नहीं देता। जनरल परसेप्शन आप देखेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑरा कैसा है। देन है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्वांटिफाइबल यूनिट्स में आप क्या करेंगे, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट निकालेंगे कि जो भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं वो आपको कितना फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है। ठीक है, देन है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट से किस प्रकार डिफरेंट है ना। इसकी क्या आइडेंटिटी है, क्या इसको किसी दूसरी संस्था से अलग बनाता है। ठीक है, ये होगा आपका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। देन है इंड्यूरिंग क्वालिटी। उनका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्वालिटी है ना, क्या क्वालिटी वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो वहां पर रह करके जो काम कर रहे हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। वो बेहतर, वो किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं या वो ईज में काम कर रहे हैं, उनका ग्रोथ कैसा है ना, वो उनका सेल्फ डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है, देन है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में ये देखा जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का ऑथोरिटी स्ट्रक्चर है, स्पान ऑफ कंट्रोल कैसा है ना, लीडरशिप स्टाइल कैसी है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनका शोषण किया जा रहा है ना। कम्युनिकेशन का पैटर्न कैसा है, टू वे कम्युनिकेशन है या वन वे है, सिर्फ खाली ऑर्डर दिया जाता है और एम्प्लॉय को काम करना रहता है, या एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं, लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं। ठीक है, या एम्प्लॉय एक दूसरे से कितना कोऑपरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, कितना कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है उनके एम्प्लॉयज में। ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पावर पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है पावर का, तो पावर का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को आप किस प्रकार इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। द टर्म पावर में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। किस प्रकार आप दूसरे व्यक्ति पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव डाल सकते हैं, वही पावर है। द एसेंस ऑफ पावर इज कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ अदर्स। किस प्रकार से दूसरे लोगों का बिहेवियर आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, और द टर्म पावर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टीम अथॉरिटी विच डिनोट्स द राइट ऑफ मैनेजर टू डिसाइड एंड कमांड। ठीक है, पावर और अथॉरिटी में अलग चीज है। अथॉरिटी उस व्यक्ति को दी गई है कि वो उस काम को कराने के लिए उसके पास में अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी के साथ में अकाउंटेबिलिटी भी आती है, लेकिन पावर के साथ में अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, पावर का मतलब है वो जोर जबरदस्ती करके भी है वो काम करवा सकता है, लेकिन अथॉरिटी में क्या होता है, अथॉरिटी में अकाउंटेबल बना देता है उस व्यक्ति को। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ पावर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जॉन फ्रेंच एंड बर्ट्रम रावण ने 5 प्रकार के पावर बताए हैं। ठीक है, पहला है रिवॉर्ड पावर। आप किसी एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर दो
कि हम आपको इंक्रीमेंट देंगे, रिवार्ड देंगे, प्रॉफिट देंगे, है ना, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे, और उसके बदले में आप उनसे काम करवाएंगे। ये हो गया रिवार्ड पावर। दूसरा कोर्सिव पावर, उसको पनिश करके, इन्फ्लुएंस करके, जबरदस्ती ऑर्डर देके आप उससे काम करवाएंगे। देन है लेजिटिमेट पावर, लॉज को बीच में रख के, लॉज रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप उससे काम करवाएंगे। ठीक है, इसको पोजिशनल पावर भी कहा जाता है। ठीक है, कि आप रूल्स रेगुलेशन के दबदबे से आप वो व्यक्ति से लॉफुली काम करवाएंगे, कि अगर उन्होंने लॉ तोड़ा तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतेंगे। ठीक है, देन है एक्सपर्ट पावर। ये बिलीव किया जाता है कि जो इन्फ्लुएंसर होता है उसके पास में एक एक्सपर्टीज होती है, उसके पास में एक स्पेशल नॉलेज होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, उसके उस एक्सपर्टीज के पावर से वो क्या कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन है आपका लास्ट रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर क्या होता है कि वो किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को इमिटेट कर लेता है, कॉपी कर लेता है उसके बिहेवियर को देख के। जैसे कोई किसी एक्टर को देख के आप एकदम से क्या करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, इमिटेट करते हैं, उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, रेफरेंट पावर है। उस व्यक्ति में, उसकी पर्सनालिटी में इतना पावर है कि आप क्या करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओवरव्यू ऑफ ओडी इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन का मतलब होता है बीच में, है ना, क्या कर रहे हैं आप, इंटरवेन कर रहे हैं, बीच में दखल दे रहे हैं, है ना। तो अरिग्रेस के हिसाब से टू ओडी या जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन इज टू एंटर इनटू एन ऑनगोइंग सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स टू कम बिटवीन or among some persons, groups or objects for the purpose of helping them. It comprises of a set of activities, largely diagnostic and problem-solving activities, that ordinarily occur with the assistance of a consultant who is not a regular member of a particular system or subsystem. ओडी इंटरवेन एक ऑन गोइंग प्रोसेस, एक चलते प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो लोग लोग कोई व्यक्ति या व्यक्ति का ग्रुप जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, उस प्रोसेस को करेक्ट करते हैं, देन क्या करते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, और ये जो लोग होंगे ये उस सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे, ये कोई दूसरे बाहरी व्यक्ति होंगे, एक्सटर्नल लोग होंगे, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, द टर्म OD interventions refers to the range of planned programmatic activities in which clients and consultants participate during the course of OD program. OD का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से है। ठीक है, तो OD इंटरवेंशन जैसे कहा कि ऑलरेडी प्लान्ड और प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज होती है, जो कि क्लाइंट्स और कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू, कि अगर किसी प्रोसेस के थ्रू कोई दिक्कत आ रही है तो ये लोग, ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना काम, अपनी कंसल्टेंसी, अपने एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके उस प्रोग्राम को करेक्ट तरीके से चला देते हैं। ठीक है, आगे अपन पढ़ रहे हैं क्वालिटी। क्या होता है क्वालिटी? तो क्वालिटी refers to meeting customer requirements and performance standard। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं किसी कंपनी में, उनको मीट अप करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही क्वालिटी है ना। क्वालिटी का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आप बेस्ट चीज जो है आप आपके कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कंपनी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उनको आप क्या कर रहे हैं, उनको उनके हिसाब से पूरा कर रहे हैं, वही क्या है, क्वालिटी। अब क्वालिटी के 7 डिमेंशन हैं। सबसे पहले रिलायबिलिटी। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं या जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दे रहे हैं, है ना, वो रिलायबल होना चाहिए, उस पर विश्वास किया जा सकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हवा में बातें कर दी, आप जो बोल रहे हैं वो कस्टमर को देना जरूरी पड़ जाता है। देन है ड्यूरेबिलिटी। जो आप क्वालिटी दे रहे हैं वो लंबे समय तक देना है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ दिन तो आपने क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, देन आपने उसको खराब प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर दिया, या उसकी क्वालिटी में कुछ कमी आने लग गई, है ना। तो वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। देन है परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस होगी वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। जो जॉब दिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस अपनी देनी होती है। देन है इनोवेटिव। नयापन लाना चाहिए। जो भी आप
प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करे वो नयापन है, उनकी फैसिलिटीज में नयापन आना चाहिए, है ना। देन है सर्विस एस्पेक्ट, ठीक है। सर्विस जैसे किसी प्रोडक्ट को आप अगर सेल आउट कर रहे हैं तो उसके सर्विस सेंटर होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने दिया है तो उसकी जो सर्विस है, उसका जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस के लिए भी आप क्या करें, उनको हेल्प करें, उनको प्रोवाइड करें ऐसे इंस्टीट्यूशंस की वो उस जगह जाकर के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। देन है एस्थेटिक, जो प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हैं वो फील करने में, देखने में, उसका पैकेजिंग कैसा, ये क्या होना चाहिए, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सूटेबल होना चाहिए, है ना। देन है सेफ्टी, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, वो सेफ साइड होना चाहिए, है ना। वो हैंडल करने में इजी होना चाहिए, और उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूज नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको कस्टमर को बताना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल? किसी भी प्रकार से आप क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, है ना। क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन के अंदर एक टाइप, आप क्या करते हैं कि क्वालिटीज को मैनेज करते हैं। कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है या प्रोसेस अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आपकी प्रोसेस सही होगी, है ना, तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट लग रही है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना। देन हाई मोरल ऑफ वर्कर, जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे या क्वालिटी प्रोसेस यूज करेंगे, तो जो वर्कर है उनको भी काम करने में मजा आएगा, ठीक है। वो भी बेहतर तरीके से आपका काम जो है वो करेंगे, ठीक है। देन है मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, है, तो जितने भी रिसोर्सेज है उसको आप क्या करते हैं, उनको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। उनका जो है वेस्टेज जो है वो कम होता है ना। देन इंक्रीज इन सेल्स, जब आप क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, प्रोडक्ट परफेक्ट बनाते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता है, तो उसकी सेल्स भी अपने आप बढ़ जाती है। देन एट लास्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल बना रहेगा भविष्य में, ठीक है। अब कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है आपका काइजन, ठीक है। काइजन जो है वो एक जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स बाय इन्वॉल्विंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर व्यक्ति, हर लोगों को उस संस्था के, उनको इंक्लूड करना किसी भी प्रोसेस में, ताकि हर जगह, हर स्टेज पर वो क्या कर सके, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर सके, है ना। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का मतलब है लगातार लगातार आपको बेहतर तरीके से आपको क्या करना है, आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट को देना है, प्रोसेस को करना है, ठीक है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट अगर किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमेशा आपका, उसकी क्वालिटी हमेशा बढ़ती ही रहनी चाहिए, है ना। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो क्वालिटी मार्क्स बनाए गए हैं, जो बेंच मार्क्स बनाए गए हैं, वो आपके कभी भी कम नहीं होने चाहिए, वो हमेशा आपके बढ़ने ही चाहिए, ठीक है। देन है काइजन फोकसेस सिंप्लीफिकेशन बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इनटू प्रोसेसिंग एंड सॉल्विंग देम, ठीक है। जो काइजन होता है, जो जो बड़ी बड़ी प्रोसेस होती है, उनको, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, उनको क्या करता है, टुकड़ों में बांट देता है ना, उनको ब्रेक डाउन कर देता है और उनको इजी इजी प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है, एक एक स्टेप में उसको कन्वर्ट कर देता है, ताकि एक एक स्टेज में अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रोसेस को पार करने में, उस प्रोसेस को यूज करने में किसी भी एम्प्लॉय को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो काइजन क्या है? काइजन जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उसके प्रोडक्ट और प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए इन्वॉल्व करना होता है, और एक ये जापानीज टेक्निक है। आगे जो एक और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है TQM। तो इसमें शॉर्ट नोट बनाने के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में, काइजन पे भी शॉर्ट नोट बनाने के लिए आ सकता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? Total quality management can be defined as the process of integration of all activities, functions, and process within an organization in order to achieve continuous improvement in cost, quality, function, and delivery of goods and services for customer satisfaction. ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि
जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस यूज हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उन सबको क्या करना है, उनको इंटीग्रेट करना है, उनको इकट्ठा करना है, उनके फंक्शन और प्रोसेस को इस तरह से उनको चलाना है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलता रहे और जिससे उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट में कमी आए, क्वालिटी बेहतर बने, फंक्शन स्मूथ चले और जो गुड्स और सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो टाइम टू टाइम हो सके। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो लॉयल बना रहेगा, लॉयल बना रहेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी होते रहेंगे। ठीक है, एक अप्रोच हम पढ़ रहे हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम आपने प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा था। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑन द स्पॉट। जस्ट हम आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन defined as a philosophy that focus attention on eliminating waste by purchasing or manufacturing of the right item just in time. Some observer called JIT a hand to mouth approach to production. यानी कि जितने प्रोडक्ट की जरूरत है, जितने प्रोडक्शन की जरूरत है, उतना ही प्रोडक्शन आप बनाए। ठीक है, ताकि जो उसको होल्डिंग कॉस्ट है, उसकी एवरेज जो कॉस्ट है ना, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या हो, कमी हो, है ना। तो जस्ट इन टाइम क्या कहता है, जस्ट टाइम टाइम ये कहता है कि आपको परचेज करके बना करके स्टोर करने की जरूरत नहीं, उतना ही बनाए जितना की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है जस्ट इन टाइम के, तो सबसे पहला है आपका एलिमिनेट्स वेस्ट। ये क्या करता है, वेस्ट को एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए उतना ही आपको बनाना है, तो जो रॉ मटेरियल का यूज है वो भी उतना ही होगा जितना कि आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जस्ट इन टाइम में जब आप वेस्ट को एलिमिनेट कर देंगे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी उसमें होता रहेगा। देन है ट्रेनिंग पीपल इन जेआईटी। जेआईटी में जस्ट इन टाइम के लिए लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो तुरंत उसी समय ऑन द स्पॉट जब रिक्वायर्ड हो तब वो बना करके दे सके। ठीक है, तो जेआईटी आगे है आपका पुल प्रोडक्शन कंट्रोल। पुल प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि उतना ही प्रोडक्शन किया जाए जितना कि नेक्स्ट स्टेज पर रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा आपको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं। ये पुल प्रोडक्शन कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और आपने 100 यूनिट्स बना ली तो उसके अगले स्टेज पर 100 यूनिट्स ही जाएगी। ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्शन आपको करना है, एक्सेस प्रोडक्शन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है जेआईटी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉर्नबर्गर ने 1982 में जस्ट इन टाइम का ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कॉर्नबर्गर ने 1982 में दिया था जस्ट इन टाइम का अप्रोच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वालिटी सर्कल्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट, तो क्वालिटी सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज whose assignment is to identify problems, formulate solutions and present their results to the management with suggestions for implementation. Quality circle कुछ लोगों का ग्रुप है। इनका काम यही है कि वो क्या करे, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उन पे प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसका रिजल्ट निकाल करके मैनेजमेंट को दिखाए, और अगर उसमें कुछ सजेशन चाहिए तो वो मैनेजमेंट से सजेशन भी ले। In simple words, successful implementation of quality circle programs require a massive effort on the part of management. तो बेसिक पार्ट किसका होगा, मैनेजमेंट होगा, कि वो उस रिजल्ट के जो है रिकमेंडेशंस या उन रिजल्ट से वो खुश है या नहीं है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर वो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट से अगर मैनेजमेंट खुश नहीं है तो वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए बार बार पुश अपने एम्प्लॉयज को करते रहेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल्स में उन लोगों को कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को अप्लाई करते रहना है, और मैनेजमेंट सजेशन रहना है कि उन्होंने जो ये सोल्यूशन अप्लाई करा है उससे क्या उनकी डिजायर्ड, उनका मिशन, उनका विजन जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद ली जा रही है ना। स्टैटिस्टिकल टूल की मदद कैसे ली जा रही है कि आप न्यूमेरिकल्स या चार्ट्स या आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज कर रहे हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए।
ठीक है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हैज बीन डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट इंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। ठीक है, साइंस और आर्ट को यूज करके, है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करके आप ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, ताकि जो ह्यूमन नीड्स है, कस्टमर नीड्स है, उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है। बेसिकली स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या आता है, ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को इंक्लूड करते हैं, जिसमें डेटा का इंस्पेक्शन होता है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज होती है। उन सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि जो आप क्वालिटी दे रहे हैं प्रोडक्ट का, वो अप टू द मार्क है या नहीं। यानी कि 100 यूनिट बन रही है, 100 यूनिट में आपने 10 सैंपल लेकर के चेक कर लिए कि वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो जो बेंचमार्क है कंपनी का, उस बेंचमार्क के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ, या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं अपन ISO 9000 स्टैंडर्ड। इसका शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में बनता है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ISO 9000 स्टैंडर्ड, तो ISO जो है, इसको फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये बेंचमार्क बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इनके इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए। ठीक है। ये जो है 5 फरवरी 2018 को इसको क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। ISO 9000 is one amongst the most popular standards of ISO। जो 9000 है, ISO के अलग अलग स्टैंडर्ड्स आए हुए हैं, लेकिन जो 9000 है वो मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड है ISO का। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला, अ सीरीज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, किस किस सिस्टम के हिसाब से आप क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड टूल्स फॉर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडेंस और टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि किस प्रकार से आप 100% क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एनी डिफेक्ट्स एंड डिफॉल्ट्स। ठीक है। देन है टू इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ये जो स्टैंडर्ड है, ये आपको इंश्योर कराता है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, वो कंपनी बना रहा है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे टाइम टू टाइम। ठीक है। देन फॉर कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, और ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस बेटर तरीके से कंटिन्यूसली आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखें, ताकि कस्टमर जो है वो लॉयल बना रहे और सेटिस्फाइड रहे, या कस्टमर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ISO जो है, ISO 9000 जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जैसे सबसे पहला जो इसका फोकस होता है, कस्टमर इज किंग। कस्टमर के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है। देन है लीडरशिप। ठीक है। लीडरशिप में आप ये बताएंगे कि ट्रस्ट जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या हैं, है ना, एम्प्लॉयज को किस प्रकार से इक्विप किया जा सक रहा है, एम्पावर किया जा रहा है। ठीक है। और एम्प्लॉयज का उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। थर्ड वाले जो पॉइंट है इसमें है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लोग किस प्रकार से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है। वो जो उन लोगों को रखा गया है वो काम करने लायक है या नहीं है, यूज्ड है और वैल्यूड है या नहीं, उनकी एबिलिटी जो है, उनकी एबिलिटी को यूज किया गया है या नहीं किया गया, और यूज किया गया है, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसको वैल्यू दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ठीक है। लोगों को अकाउंटेबल बनाना है, किसी भी काम के प्रति आप उनको काम सौंप के उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस काम को परफेक्ट तरीके से करें। ठीक है। उनकी लर्निंग, उनका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। ये सारे पॉइंट जो होंगे आप एंगेजमेंट ऑफ पीपल में कवर करते हैं। देन है आपका प्रोसेस अप्रोच। ठीक है। प्रोसेस की एक्टिविटीज को मैनेज करना, है ना, उन एक्टिविटीज की कैपेबिलिटीज को मेजर करना, कि वो जो आप एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, उसमें जो जो भी टास्क है वो कैपेबल है कि नहीं है उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। ठीक है। आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। ये होगा आपका प्रोसेस अप्रोच में। देन है आपका इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। लोगों जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको आप पुश कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दें। ठीक है।
इम्प्रूवमेंट, एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, शॉर्टर टाइम में, कम टाइम में बेहतर रिजल्ट वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। देन है आपका एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक्यूरेट और रिलायबल डाटा से क्या वो अ, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस डेटा को एनालाइज करना कि आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है, और फिर उसी के ऊपर बेस लेकर के कुछ डिसीजन लेना। ये आएगा आपका एविडेंस बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। जैसे अगर आप कोई प्रोसेस यूज कर रहे हो, वो डिफॉल्ट या डिफेक्टिव यूनिट्स बना रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा और उस पे इम्प्लीमेंट, उसको सही करके, करेक्ट करके, उसको नए तरीके से इम्प्लीमेंट करके और आपको प्रोसेस में लेके आना होगा, ठीक है। देन आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लास्ट आपका जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उनसे क्या करना है आपको, रिलेशनशिप मैनेज करके रखना। आपके कस्टमर से आपका रिलेशनशिप मैनेज करके रखना पड़ रहा है, ठीक है। ताकि क्या है कि भविष्य में अगर आपको किसी भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट, तो आप आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर से आप संपर्क कर सकें, और आपके कस्टमर से आपका रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, ताकि आप भविष्य में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर उसके प्रति लॉयल रहे, ठीक है। तो ये जो 7 प्रिंसिपल है, ये ISO 9000 इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देन है आपका डिफरेंस बिटवीन ISO 9000 एंड ISO 14000, ठीक है। दो स्टैंडर्ड्स मेजरली पॉपुलर हैं। इनके जो डिफरेंस है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 बेसिक डिफरेंस है। पहला, ISO 9000 में क्या होता है, इनकरेज ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टीट्यूट और क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है क्वालिटी एश्योरेंस और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या करता है, इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। ISO 14000 क्या करता है, डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बाहरी इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर, है ना, ये उसके साथ डील करता है। सेकंड है द मेजर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड बाय कस्टमर। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो अधिकतर कस्टमर के द्वारा डिफाइन की जाती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। ISO 14000 में कस्टमर के साथ साथ एडिशनल स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, उनकी भी नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स एंड रिव्यू ऑफ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिन्यूस इवैल्यूएट करेंगे सप्लायर्स को, ठीक है। और उन सप्लायर्स से आप क्या करेंगे, आप रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेंगे। कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से कस्टमर अभी हैं, कितने थे, बढ़ गए, कम हो गए, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। और ISO 14000 इंक्लूड्स द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सिस्टम, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें ISO 14000 में होती हैं। देन है फोर्थ पॉइंट, द गोल्स ऑफ क्वालिटी सिस्टम आर जनरली क्वाइट क्लियर। मेजर जो गोल होता है वो क्वालिटी सिस्टम का होता है। क्वालिटी आपको क्या करनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोसेस, हर चीज में क्वालिटी का ही इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअसली करना है ISO 9000 में। और ISO 14000 में द सिचुएशन फॉर एनवायरमेंटल सिस्टम इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायरेक्ट किसी भी कस्टमर पर इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करता है। तो जो भी सिचुएशन होगी, अगर लीगल इन्वायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हमने आज की स्लाइड्स में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो कि आपके इस सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट है। आई होप आप ये सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आप अपना क्वेश्चन पेपर लिखेंगे। थैंक यू।